मे आई कम इन सर? निस्वानी नर्म आवाज़ पर माज कैसर रानी ने अपनी फाइल नज़र से उठाकर देखा और उसे अंदर आने की इजाज़त दे दी। सामने खड़ी 24 साल की लड़की उसकी सेक्रेटरी आयशा अहमद थी। रेड शलवार कमीज़ में मलबूस, सर पर दुपट्टा नफासत से जमाए वो हमेशा की तरह पुरसुकून और बावकार नज़र आ रही थी। वो पिछले 7 सालों से इसके ऑफिस में काम कर रही थी और माज के मिजाज को अच्छी तरह से जानती थी। सर, मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, वो झिझकते हुए बोली। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ, वो कहकर फाइल एक साइड पर रखता अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर झुका गया। सर, मेरी एक दोस्त है, उसे आपकी मदद चाहिए। हमेशा हमेशा आयशा ने हिम्मत जमा करते हुए अपनी बात की। कीबोर्ड पर तेजी से चलती हुई उंगलियां लम्हे भर कर रुकी। मुआज ने आंखें सिकेड़कर उसकी तरफ तजस्सुस भरी निगाहों से देखा। कैसी मदद सर? मेरी दोस्त को 15 लाख रुपए की ज़रूरत है। ये कहते ही आयशा ने नज़रें झुका ली, जैसे उसे खुद अपनी बात पर यकीन न हो। माज का कहका कमरे में गूंजा और आयशा माज के कहके पर मजीद शर्मिंदगी से नजरें झुका गई थी। 15 लाख? आयशा अहमद, सीरियसली? तुम जानती हो 15 लाख कितनी बड़ी रकम है? और मैं ये इतनी बड़ी रकम किसी अनजान को ऐसे ही दे दूँ? आखिर से उसे इतने पैसों की ज़रूरत क्यों है? कोई वजह तो होगी, वो संजीदगी से बोला। आयशा ने लब पीछे और धीमी आवाज़ में बोली, जी सर, उसके वालिद की ओपन हार्ट सर्जरी है। डॉक्टर ने उसकी सर्जरी के लिए 15 लाख मांगे हैं। सर, वो गरीब लड़की है, घर में कमाने वाला कोई नहीं, लेकिन सर वो आहिस्ते से आपका कर्ज अदा कर देगी। बोलते हुए उसकी आवाज़ भरा गई थी। उसने दोबारा नजरें झुका ली। माज ने कुश्ती की पुश्त से टेक लगाई और आंखों से अजीब सी चमक उभरी। इंटरेस्टिंग, लेकिन वो खुद क्यों नहीं आई? जाहिर है पैसे उसे चाहिए तो सामने भी उसे ही आना चाहिए था। सर, वो पर्दा कर दिया और मुझे ये भी यकीन नहीं था कि आप मदद करेंगे या नहीं, इसलिए मैंने पहले आपसे बात करना मुनासिब समझा। अगर आप इजाज़त दें तो वो आपसे मिलने आ जाएगी। वो पुरसुकून लहजे में बोली। नाम क्या है तुम्हारी दोस्त का? वो लैपटॉप पर मसरूफ़ हो गया। रिजा फारूक। आयशा ने आहिस्तगी से कहा, सर आप सबकी मदद करते हैं, प्लीज़ मेरे दोस्त की भी मदद करें, किसी गरीब का भला हो जाएगा। उसके लहजे में नमी और अपनायत वाज़ह थी। माज की उंगलियां फिर रुकी। उसने नज़रें उठाकर गहरी सांस ली। आयशा अहमद, हमेशा याद रखना, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, कुछ पाने के लिए कुछ भी खोना पड़ता है। खैर, उसे कल ऑफिस ले आओ, मैं देख लूँगा कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं। और हाँ, उसे कहना कि मेडिकल रिपोर्ट साथ लेकर आए। और वो थोड़ा सा झुका और सर दबाया। अब जाओ, मेरे लिए काफ़ी लेकर आओ, सर में शदीद दर्द हो रहा है। आयशा ने फ़ौरन से ऑफिस से निकल गई थी और माज के थकन से भरपूर ठंडी सांस ली। लैपटॉप बंद किया और कुर्सी पर सर गिराकर आंखें मूंद ली। हाँ रिजा, मैंने सर से बात कर ली है। उन्होंने हाँ तो नहीं की, लेकिन वो तुमसे मिलना चाहते हैं। कल सुबह 10 बजे उनके ऑफिस आ जाना, देखना वो तुम्हें पैसे देंगे, सब ठीक हो जाएगा। आयशा ने उसके हाथ पर हाथ रखा। रिजा की आंखों में आंसू तैरने लगे। वो उस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। वो दोनों गहरी दोस्त थी और एक ही स्कूल और कॉलेज में साथ पढ़ी थी। वो दोनों अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर करती थी और एक दूसरे के हालात और मसाइल से अच्छी तरह वाकिफ थी। आयशा, मुझे डर लग रहा है, बाबा ठीक हो जाएंगे ना? और नाम आवाज़ में बोली तो आयशा ने उसे अपने बाजू समेट लिया। मेरी जान घबराओ मत है, ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। इंशाल्लाह अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आयशा ने उसे तसल्ली दी। हाँ, मेडिकल रिपोर्ट्स भी साथ ले आना और फिक्र मत करो। माज कैसरानी बहुत अच्छी इंसान है, न जाने कितने लोगों की मदद कर चुका है, वो तुम्हारी भी मदद ज़रूर कर देगा। आयशा की बात पर रिजा की नम आंखों से मुस्कुराते वो आयशा का शुक्रिया अदा करते हुए उसकी गले लगती। खुदा हाफिज कहती घर आ गई थी। रिजा के दिल में खौफ आप भी मौजूद था, मगर कहीं न कहीं उम्मीद की हल्की सी किरण भी जाग उठी थी। अगली सुबह रिजा फारूक ने अपने गाँव को मजबूती से संभाला और धड़कते दिल के साथ कैसरानी ग्रुप एंड कंपनी से की उस ऊंची इमारत पर नजर डाली जो शीशे की तरह चमक रही थी। आयशा बार बार उसे तसल्ली दे रही थी। घबराना मत रिजा, तुम बस अंदर जा, सर से सीधी सीधी बात करना, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। आयशा ने उसका हाथ थाम कर दबाया था और रिजा ने हल्का सा सर हिलाया। आयशा के साथ अंदर दाखिल हो गई। रिसेप्शन से गुजरकर माज के केबिन तक पहुँच गई और रिजा फरूक ने भोजन के साथ दस्तक दी। आयशा से बेस्ट ऑफ लक का इशारा करती हुई वापस चली गई थी, जबकि रिजा घबराती हुई उंगलियां चटकाने लगी। कम इन कमरे के अंदर से भारी मगर मतवाजन आवाज़ आई थी। दरवाज़ा खुला और रिजा दबे कदमों से दाखिल हो गई थी। सफ़ेद बुरके में सर तपैर ढकी वो लड़की माज के सरानी के सामने खड़ी थी और उसकी सिर्फ बुरी आंखें नजर आती। वो सादगी में बेहद पुरकशिश लग रही थी। आंखें झुकी हुई थी और हाथों में एक फाइल थी।
वो काफ़ी देर से मुकाबिल के बोलने का इंतज़ार करता रहा। जब कोई न बोला तो माज कैसरानी ने सर उठाया। सामने खड़ी लड़की को देखकर उसके चेहरे पर एक लम्हे को तो हैरानी की लहर दौड़ की। वो बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी उसने सोचा था। सामने खड़ी लड़की अपनी उम्र से काफ़ी छोटी लग रही थी। जिस्म की कपकपाहट उसके नरसते हुए दिल को पता दे रही थी। आंखों में नमी और सुर्खी थी, जैसे किसी भी लम्हे आंसू टपक जाए। बार बार अपनी उंगलियों को मरोड़ती और अपनी घबराहट पर काबू पाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सांसें तेजी से जा रही थी और नजरें ज़मीन पर जमी हुई थी। माज कैसरानी अपनी कुर्सी पर टिका उसे बगौर देख रहा था, जबकि वो किसी और झिझक के हिसार में कैद होकर हिम्मत न कर पा रही थी सीधे उसकी आंखों में देख सके। आप रिजा फारूक हैं? माज कैसरानी ने गहरी निगाहें सामने खड़ी लड़की पर डाली थी। जी 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 सर। रिजा की आवाज़ हल्की सी कांप रही थी। बैठ जाइए। माज के सामने रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया। रिजा ने नजरें झुकाए आहिस्ता से कुर्सी पर बैठते हुए रिपोर्ट्स आगे कर दी। ये सर, मेरे बाबा की रिपोर्ट्स हैं। सर, डॉक्टर ने कहा है कि फौरी सर्जरी ज़रूरत है। सर्जरी और दवाइयों पर जो खर्च होगा उसके लिए 15 लाख की ज़रूरत है। माज ने रिपोर्ट्स उठाकर बगौर देखने शुरू कर दी। कमरे में चंद लम्हे खामोशी छाई रही, फिर पेपर्स पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। रिजा के दिल की धड़कनें और उसकी खामोशी में और तेज़ी से सुनाई देने लगी। कुछ देर के बाद माज कैसरानी ने फाइल बंद करके गहरी सांस ली। तो आपको मुझसे 15 लाख चाहिए? रिजा ने बेबसी से सर हिलाया। जी सर, मैं जानती हूँ ये बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। मैं आपको वापस करने की पूरी कोशिश करूँगी। आपका एहसान होगा मुझ पर। वो नज़र झुकाए बोली थी। माफ़। माज ने कुर्सी से टेक लगाई और एक लम्हे को रिजा के चेहरे को गौर से देखा और फिर वो उठकर रिजा के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। रिजा उसके अचानक साथ पर बैठने पर घबराहट का शिकार हुई थी। कुछ पल के लिए दोनों की नज़रें मिली, लेकिन रिजा माज की नज़रों की ताब न लाते हुए नज़रें झुका गई थी। पैसे देना मेरे लिए मसला नहीं, 15 लाख देना मेरे लिए मामूली सी बात है रिजा फारूक। वो थोड़ी देर रुका, लेकिन कहते ही हर एक चीज़ की एक कीमत होती है। पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक सवाल यह है, क्या आप ये कीमत चुका सकती हैं या नहीं? वो हल्का पूरी तरह सा मुस्कुराया। ये सुनकर रिजा के दिल का जैसे जोर से धड़का था। वो हैरान और परेशान नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। मामा, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। सर, आप क्या कहना चाहते हैं मुझसे? मैं ये कर्ज थोड़ा थोड़ा करके चुका दूँगी, मैं वादा करती हूँ सर। वो घबराते हुए जल्दी से बोली थी। मैंने कहा ना रिजा, मुझे पैसों की से कोई मतलब नहीं है। 15 लाख मेरे लिए बहुत मामूली बात है। मैं 15 लाख आज ही आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँगा। अगर मेरी किसी और मदद की ज़रूरत हो तो वो भी मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो उठकर वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। कैसी शर्त सर? वो उंगलियां चिटकाती परेशानी से बोली थी। तुम्हें मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी होगी। माज कैसरानी की बात पर वो अपनी जगह पत्थर जैसी की मूर्त बन गई। एक पल के लिए वो हिलने के काबिल नहीं रही, जैसे ज़मीन उसके कदम तले से खींच ली गई हो। आंखों में बेयकीनी और चेहरे पर सदमे के आसार लिए कुछ लम्हे वो सिर्फ उसे घूरती रही और फिर यकदम गुस्से से चीख। क्या आपको ज़रा भी शर्म नहीं आई? एक लड़की इतनी घटिया बात करते हुए उसकी आवाज़ में वाज़ेह लड़खड़ाहट थी। इतनी गिरी हुई सोच रखने वाले इंसान को मैं अपना हमसफ़र तो दूर की बात एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। माज कैसरानी, मैं आपको अच्छा इंसान समझ बैठी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप इतनी गिरी हुई सोच के मालिक हैं। रिजा की आंखों में गुस्से की चमक और दिल में शदीद नफरत के जज्बात उमड़ आए थे, जैसे वो हर लफ्ज़ के साथ उसकी तौहीन का बदला ले रही हो। माज कैसरानी रिजा के गुस्से और उसका इनकार नज़रअंदाज कर गया था और उसकी आंखों में अजीब सा एतमाद और गुरूर छलक रहा था, जैसे दुनिया की कोई ताकत उसके फैसले को बदल नहीं सकती। रिजा फारूक को आहिस्ता मगर कारदर लहजे में बोला। मैं जानता था कि तुम्हें ये बात कबूल नहीं, मगर याद रखो मेरी बात मजाक नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तुम्हारा इंतखाब नहीं, बल्कि तुम्हारी मजबूरी बनेगी। फिर तुम्हारे पास इनकार का कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसके अल्फाज रिजा के दिल पर थोड़ों की तरह बरस रहे थे। वो अपनी जगह पे बस खड़ी आंखों में नमी लिए उसे तक रही थी, लेकिन माज के चेहरे पर बेनियाजी छाई हुई थी, जैसे उसे पूरा यकीन था कि सामने वाला उसकी बात को रद्द नहीं कर सकता। तुम अच्छी तरह सोच लो। वो थोड़ा सा झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला। मैं तुम्हें वक्त देता हूँ। ये निकाह मैं वक्त गुजारे के लिए नहीं कर रहा, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं ये निकाह अपनी औलाद के हसूद के लिए कर रहा हूँ। मेरी होने वाली बीवी मेरी माँ नहीं बन सकती, और हमारे यहाँ जिससे एक बार रिश्ता तय कर दिया जाए उसे हर हाल में कबूल किया जाता है।
चाहे वो पसंद हो या नापसंद। और रुका और फिर कुर्सी के पुश्ते टेक लगाकर मजीद बेरहमी से बोला था, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तब तक वैल्ड रहेगी जब तक तुम मेरे बच्चे की माँ नहीं बन जाती। जैसे ही तुम मुझे मेरा वारस दोगी रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद तुम आज़ाद होगी। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता, लेकिन अपने बाप को बचाने के लिए तुम्हें ये कुर्बानी देनी होगी। ये पर नहीं, ये फैसला तुम्हें करना है, वरना मैं ये पैसे तुम्हें ऐसे ही देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 2 साल के अंदर तुम्हें ये पैसे वापस करने होंगे। मैं जानता हूँ 15 लाख इतनी बड़ी रकम है कि तुम जैसी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की 10 साल में भी कोशिश करने तो इतनी बड़ी रकम नहीं चुका सकती। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम मुझसे पैसे ले लो और 2 साल के अंदर मुझसे 15 लाख लौटा दो। दूसरा ये है कि मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो और मुझे मेरा वारिस दो और तलाक लेकर आज़ाद हो जाओ और सुकून की ज़िंदगी गुजारो। उसके लहजे की संगीनी और अल्फाज की कड़वाहट ने रिचा को जैसे अंदर तक हिला दिया था और लड़ती हुई सांसों के साथ कुछ कहना चाहती थी, मगर आवाज़ लबों पर ही दम तोड़ गई थी। माज ने जैसे उसकी हालत को नज़रअंदाज किया था, कागजात उठाए और इत्मीनान से बोला, जो चीखने चिल्लाने से कुछ कम नहीं होगा। ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हें ये रकम वापस नहीं करनी ही पड़ेगी, बाकी सब तुम्हारी मर्जी। मैंने अपनी शर्त बता दी है, एक दिन का वक्त है तुम्हारे पास, अच्छी तरह सोच लो, समझ लो। ये कहकर वो मुकम्मल सुकून के से अंदाज में दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया था, जैसे भी कुछ हुआ ही ना हो। जबकि रिजा की आंखों में आंसू कांपते हाथों और बोझे दिल के साथ वहाँ से निकली। बाहर निकलते ही कदमों में लर्जिश थी, जैसे ज़मीन पर अभी इस वक्त साथ छोड़ दे। घर वापस आई, मगर दिल और दिमाग माज के अल्फाज की बाज़गश्त इतनी गहरी थी कि हर सांस के लिए उसी अजियत बन गई। वो घर आई तो कमरे की खामोशी में वो तकिए में मुँह छुपाए रात भर रोती रही थी, जिसने और उसके दिल पर एक ऐसा बोझ आन पड़ा था कि जिसने उसे तोड़ कर रख दिया था। लेकिन वो जानती थी कि अपने बाप को बचाने के लिए उसे ये कड़वा घोट पीना ही होगा, ये कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि वो सोचती थी, वो 2-3 साल खुद को तसल्ली देती थी कि यही सब्र का इम्तहान है, बाप का अच्छा इलाज होगा, छोटे बहन भाइयों को मुस्तकबिल संवर जाएगा। मगर तसल्ली के बावजूद दिल का जख्म उसे हर लम्हे लहू लुहान करता रहा। बारिश की तेज़ बूंदें शहर की सड़कों को भिगो रही थी और रिजा गाउन टाउन पहने हुए तेज से जा रही थी और उसके हाथ में मोबाइल था, जिसकी स्क्रीन पर अस्पताल की तरफ से एक मैसेज चमक रहा था, कल सुबह तक पैसे न मिले तो आपकी भारत की सर्जरी नहीं हो सकी। ये अल्फाज उसके दिल पर पत्थर की तरह गिर रहे थे। बाप के चेहरे का ख्याल आते ही वो बेबसी के साथ रो पड़ी थी। और अब सिर्फ माज का इसरानी ही मेरी मदद कर सकता है, ये सोचती वो जल्दी से माज की कंपनी में दाखिल हुई। रिसेप्शन पर मौजूद लड़की ने से इजाज़त देती वो अंदर दाखिल हुई और वो जो काम में बुरी तरह से मसरूफ था रिजा को देखकर चौंक गया। आंखों में हैरानी लिए वो उसकी तरफ बढ़ गया। क्या हुआ रिजा, आप रो क्यों रही हैं? वो परेशानी से पूछ रहा था। मैं आपके से निकाह करने के लिए तैयार हूँ, मेरे वालिद की कल सर्जरी है, अगर पैसे जमा ना करवाए तो फिर उनकी सर्जरी नहीं हो सकेगी, प्लीज़ मुझे पैसे दे दें, मतलब मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। वो रोते हुए हाथ जोड़कर बोली थी और उसकी बात पर माज का इसरानी ने अपनी मेज़ की दराज से कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकाल कर उसके सामने रखे और पेपर के ऊपर एक पेन रखा। वो कांपते हुए इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को उठाकर पढ़ने की कोशिश करने लगी। आंखों के सामने बार बार अंधेरा छाने लगा। एसी की कूलिंग के बावजूद रिजा के पूरे जिस्म में सरसराहट होने लगी। उसे लग रहा था जैसे उसके जिस्म में खून मुंजमद होने लगा है और उसकी टांगें आहिस्ता आहिस्ता कांपने लगी। तो माज ने उसकी हालत को समझते हुए उसके सामने पानी रखा और उसे कंधे से पकड़कर कुर्सी पर बिठा दिया और खुद भी उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया था। रिजा ने नजरें उठाई और उसके सामने बैठा शख्स उस वक्त ब्लैक डिनर सूट में मलबूस था। सफ़ेद रंगत भूरे सूट है, पूरे बाल गुलाबी बाल रोशन और शेर से आंखें, उसके हल्के गुलाबी होंठ आपस में पीछे हुए थे, लेकिन वो रिजा अपनी निगाहों से गैर आरामदेह महसूस कर रहा था। सफ़ेद हाथों की उंगलियां मुसलसल लैपटॉप को बोर्ड को हिला रही थी और उसके चेहरे पर कोई तासुर था। वो बिल्कुल स्पॉट अंदाज में अपने काम में मसरूफ था। सामने बैठा वो शख्स बिला शुबा तजी और शख्सियत का मालिक था और किसी भी लड़की का ख्वाब बन सकता था। थोड़ी देर के बाद माज का असरानी ने अपने लैपटॉप पर एक साइड रखा और रिजा फरूकी की तरफ सोचा थी, जो मुसलसल अपनी उंगलियां चटका रही थी। उसे देख रही थी और रिजा उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर लिखा, और तुम मुझसे निकाह करोगी और बदले में मैं तुम्हारे बाप का इलाज करने खर्च होने वाली रकम 15 लाख रुपए मुझसे ले रही हो। निकाह के बाद तुम्हें मेरी बीवी बनकर तब तक रहना और जब तक तुम मुझे बच्चा पैदा करके नहीं देती थी। बच्चा पैदा होने के बाद उस बच्चे से
तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होगा और ना ही तुम्हारा मुझसे ताल्लुक होगा। बच्चा पैदा होते ही मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, तुम आज़ाद होगी। ये सब कुछ तुम अपनी मर्ज़ी से कर रही हो, तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जा रही। उसने पर्चे पर लिखी सारी बातें दोहराई तो रिजा ने कांपते हाथों से जल्दी से साइन कर दिया और दिल से बेइख्तियारी धड़कते दिल के साथ निगाहें उठी और वापस उस शख्स पर मरकूज थी जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर उठाकर देख रहा था और उसके चेहरे पर कोई तासर न था। वो बेहद प्रोफेशनल अंदाज में पेपर को देख रहा था। उसने अपने मोबाइल पर वीडियो कैमरा ऑन किया, उसे रिजा फ़ारूक के सामने रखा और प्लीज़ इस कैमरे में देख कर बोले कि ये सब आप अपनी मर्ज़ी से कर रही हैं या नहीं, आप पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं की जा रही। वो देखने लगी और इस बात में सारा राती सामने रखी कैमरे की तरफ देखने लगी। जी मैं ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, मुझ पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती। वादे के मुताबिक माज कैस रानी के साथ तब तक रहूँगी जब तक मैं उसके बच्चे की माँ नहीं बन जाती। जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो मेरा उस पर कोई हक नहीं होगा और ना ही माज कैस रानी से कोई ताल्लुक़ होगा। वो ये अल्फाज कितनी मुश्किल से बोली, कितना सिर्फ वो यही जानती थी। माज ने मोबाइल उठा लिया और उसके बाद वो मरे मरे कदमों से उठी और दरवाजे की जानिब बढ़ी और पहले ही वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल दी। माज कैस रानी ने उसकी आवाज़ पर उसे रोकना पड़ा। वो वापस पास आई और मेरा ड्राइवर कल शाम को 4 बजे आपको के घर से पिक कर लेगा। आप तब तक अपने घर वालों से बात करने और आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। जब तक आप मेरे साथ रहेंगी आपकी फैमिली की सारी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाएगा और शहर से बाहर मेरा एक फार्म हाउस है, हमारा निकाह वही होगा। वो बोला तो रुका। रिजा ने नम आँखों से इस बात में सर हिलाया था और कमरे से निकल के रिजा जाने के बाद वो अपनी टाई की नाट ढीली करने के बाद वो ठंडी ठंडी सांस हवा आगे से बूट करता हुआ आंखों को सर्दी से बेचकर अपनी बेयकीनी और तनाव को कम करने लगा था। इस लम्हे ज़िंदगी मुश्किल तरीन था जो उसके लिए चंद तरीन लम्हों वे मुराद कैस रानी ने, जो कि उसके दादा के नाम था, बचपन से ही कर दी थी। वो रियाम को पसंद करता था लेकिन ख़ानदान के दबाव में आकर निकाह करने पर राज़ी हो गया था। जब निकाह करने का वक्त आया तो रियाम का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना खौफनाक था कि गाड़ी के शीशे टूटकर उसके जिस्म पे फंस सके और गाड़ी का स्टीयरिंग उसके पेट के निचले हिस्से को ब्लॉक एरिया और यूट्रस के पर जोर लगा था। इस हादसे के नतीजे में यूट्रस बचा नहीं और ब्लॉक बोन को शदीद नुकसान पहुंचा। डॉक्टरों ने उसको जान बचाने के लिए ऑपरेशन किया जिससे वो बच तो गई लेकिन इस एक्सीडेंट से वो मां नहीं बन सकती थी। वो हादसे के बाद जारी तौर पर सेहतमंद पहले जैसी नज़र आती थी लेकिन उसके मां बनने के चांसेस ना होने के बराबर थे। और जब उसकी रिजा फ़ारूकी से मुलाकात हुई कुछ ही लम्हों में ये फैसला कर गया कि इसके दादा मुराद कैस रानी भी यही चाहते थे कि वो किसी लड़की से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ले और फिर उससे बच्चा पैदा करवा ले और फिर कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो बच्चे को दे दे घर चली जाएगी और फिर उसकी शादी धूमधाम से रेहाम खान से कर देंगे। रेहाम माज कैस रानी की मोहब्बत में फूट हुई हुई थी। वो माज पर अपना हक जमाना चाहती थी लेकिन माज कैस रानी उसे नज़रअंदाज किए हुए पूरे घर की लाडली मुराद कैस रानी की नवासी रेहाम बस्ती थी। वो नहीं चाहते थे कि रेहाम की शादी कहीं और हो। माज ने हर चीज़ का बरीक बिरी से मुआवजा किया और फिर अपने माजी के हालात में जिद कर में मुब्तला हो गया। ऐसा नहीं चाहता था लेकिन मजबूर था। शहर के पस्त इलाकों में भी अंधेरों में डूबी इन तंग गलियों से गुजरती रिजा फ़ारूक 4 मरने के घर में सामने रखी कि रुकी तो गुर्बत का एहसास उसे और मायूसी और फिर घेर लिया। और हालात ऐसे होते तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की आड़ में अपनी इज्जत का सौदा न करती। बाकी लड़कियों की तरह उसके भी बहुत सारे ख्वाब थे लेकिन आज वो जिस काम का कदम उठा चुकी थी और उसके बाद उसे न सब नामुमकिन सा लग रहा था। उसने उसकी गहरा सांस लिया और फिर बढ़ते सांसों से सोचों को पूरे झटकर गया। लोहे के जंग लगे दरवाजे को बचाया तो उसने फ़ौरन ही दरवाज़ा खोला। थककर उसके चेहरे पर आवाज़ आती बिखरे बालों में वो उसे उम्मीद से भरी गाउन उतारती चारपाई पर रखी और रख ली थी और माँ ने फ़ौरन से उसे पानी पिलाया था जिसे वो एक कुर्सी की सांस में लेकर पी गया था। अम्मा जी काम हो गया, आप फिक्र न करें, कल बाबा की सर्जरी हो जाएगी। माज कैस रानी हमदानी ने किया है, वो बाबा की सर्जरी पर जितनी रकम की ज़रूरत है वो देगा। लेकिन वो बात अधूरी छोड़ दी। क्या रिजा? रकिया बेगम ने परेशानी से उसे देखा और फिर और माँ की तन्हाई को भी वो बर्दाश्त कर रहा था। रिजा क्यों इतनी बड़ी गड़बड़ कर उनके आंसू रो रही थी और उससे मजबूर उसने अपनी माँ को भी फूट कर गले लगा लिया था और अपनी बेटी के सर पर भरोसा देती अंदर चली गई जबकि वो भी
सोने के लिए लेट गई, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। जबकि आयशा को वो कुछ ना बता सकी, लेकिन वो चाहती थी कि उसकी वजह से मजीद परेशानी का शिकार ना हो। उसने अपनी माँ को भी आयशा का इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में कुछ ना बताए। 4 बज चुके थे और माज गैस लाने का ड्राइवर भी आ चुका था, जबकि मोहल्ले वाले इतनी बड़ी गाड़ी देखकर तजस्सुस का शिकार औरतें रखी। बेगम ने उनके ये देखकर मुँह बंद हो गया तो खरीजा को नौकरी मिल गई है, जिसकी वजह से वो दूसरे शहर जा रही है। और उनकी आंखें हैरत से फैल गई और फिर मोहल्ले वाले भी मुतमिन हो गए थे। अपने छोटे बहन भाइयों से गले लगकर प्यार करती अपने माँ के पास आई और रुकिया बेगम उसे वाराना प्यार करती रोती थी। मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे ढेर सारी खुशियाँ दे जिस तरह तूने हमारे लिए कुर्बानियाँ दे रही हैं। ना देखना, एक दिन अल्लाह ज़रूर तुझे इसका अजर देगा। उसका माथा चूमती बोलती रिजा के दिल से मुस्कुरा देती और सबको अल्लाह हाफिज कहती अपना सामान लेती गाड़ी में बैठ गई थी। उसकी माँ ने उसे आज के नाम पर एक नया गाउन और नए जूते लाकर दिए थे, जिसे वो पहनकर वो गैर नकाह के अपने घर से रुखसत हो चुकी थी। और उसकी माँ ने बहुत सी दुआओं से उसे रुखसत किया था। फिर शाम में रुखसत होकर गाड़ी में बैठ गई थी। मुसलसल 3 घंटे गाड़ी चलती रही। फिर शाम के 7 बजे गाड़ी एक बहुत बड़े फार्म हाउस के अंदर आकर रुकी थी। मुलाजमा ने उसे एक कमरे से झटका दिया था, इशारा किया था, इशारे की तरफ समझती अंदर दाखिल हुई तो वो मेकअप आर्टिस्ट खड़ी थी, जो उसे निकाह के लिए तैयार करने के लिए वाली आई थी। मैम, आप जल्दी से नहा लें, फिर आपको निकाह के लिए रेडी कर 1.5 घंटे बाद आपका निकाह है। उसकी बात पर सारी लाती नहाने चलेगी और नहाकर जैसे ही बाहर आई तो एक खूबसूरत रेड लहंगा फैला हुआ था। वो तो इतना खूबसूरत लहंगा देखकर दंग रह गई थी। लहंगा पहनकर जैसे ही बाहर आई तो दोनों लड़कियों ने उसका मेकअप स्टार्ट किया और दूसरी लड़की तो उसके हाथों और पैरों पर मेहंदी लगाने लगी थी। फिर दोनों ने नजरें बार बार शीशे में मौजूद अपने अक्स पर जाती देखी तो वो भूल जाती कि वो लग ही इतनी हंसी रही थी। मैम, आप बहुत प्यारी लग रही हैं और आप पर दिलो जान से फिदा हो जाएंगे। और हल्का सा मुस्कुरा देती, प्लीज़ ये मेहंदी दिलवा दें, सूखी है और घूंघट निकाल दें। वो इस बात में सारी लाती गीले कपड़े और पानी से उसके मेहंदी धोने लगी। थोड़ी देर के बाद दोनों लड़कियों से बाहर ले आए, जब मौलवी और कुछ लोग पकड़े थे। रिजा को मार्स के साथ वाली चेयर पर बिठा दिया गया और मौलवी ने निकाह शुरू किया। और रिजा फारूकी बिनते फारूक अहमद आपका निकाह माज कैसरानी रहीम कैसरानी के साथ 50 लाख रुपए इवज किया जा रहा है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब के सवाल पर 3 दफ़ा कांपते लहजे में धड़कते दिल के साथ कबूल है बोल की। और उसके बाद मौलवी साहब माज की तरफ आए थे। कैसरानी माज कैसरानी वल्द रहीम कैसरानी, आपका निकाह रिजा फारूक बिनते फारूक अहमद के साथ 50 लाख रुपए इवज किया जा रहा है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी के सवाल पर माज कैसर ने 3 बार कबूल है बोलकर रिजा फारूक के जिस्म का मालिक बन बैठा था। निकाह के बाद 2 वकील रिजा के सामने थे और कुछ पेपर्स पर साइन करवाने लगे। वो जानती थी कि ये कानूनी कार्रवाई किस लिए की जा रही है। वो सब ना समझ नहीं थी, अच्छी तरह जानती थी। और उन सब का मतलब पेपर साइन करने के बाद खाना लाया गया और रिजा ने फिर घूंघट ना उठाया, बल्कि वो खाना भी घूंघट के नीचे से खाती रही। उसके बाद दोनों लड़कियाँ उसे एक सजाए कमरे में बिठा के जहाँ की खूबसूरती देखकर वो दंगी रह गई थी। खुशबूदार कैंडल्स, गुलाबों और फूलों की पत्तियों से इस कमरे को सजावट दी गई थी। कमरे में पहली मदम नाइट बल्ब की रोशनी से वो बैठ के बस्तर और दरमियान के बाद कमरे को लॉक किया और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। फिर वो चलता हुआ उसके पास आया और उसके मेहंदी लगे हाथों और पैरों को देखने लगा, जिस पर खूबसूरती के नक्श निगार बने हुए थे। आपने मेरे घर वालों को बता दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि बाद में इस बच्चे को लेकर कोई भी तमाशा और आपके घर वालों की तब तक कफालत करूँगा जब तक आप मेरे पास होंगे। आपके पापा की सर्जरी हो चुकी है, फिलहाल वो बेहोश है। इंशाल्लाह वो किसी रोज तक मुकम्मल ठीक ठाक हो जाएंगे। दूसरा, यहाँ से जाने के बाद आपके अकाउंट में आपका हक महर और मज़ीद पैसे भी जमा करवा दूँगा, ताकि आप आगे की ज़िंदगी आराम से गुजर सकें। ये बात आप जानती हैं ना? लिहाजा मुझसे चीज़ की उम्मीद मत रखिएगा। मुझे ये नखरे रोना धोना और बनाना मुझसे नहीं होगा। मेरा काम, मेरा दिल चाहे आपको मेरे करीब आना होगा और बगैर पास भी नहीं भटकेगी। रिजा ने तकलीफ से आंखें मींची, कुछ आंसू गालों पर बहने लगे थे। ओठ और कमरे की लाइट ऑफ कर दी और अपनी शर्ट उतारने लगा। जी मैम, मैं समझ गई, आप परेशान ना हो, जैसा आप चाहेंगे वैसे ही होगा। आप आखिर आपने मुझे
70 लाख भी खरीदा है और एक खरीदी हुई लड़की कोई इज्जत नहीं होती, वो महज गुलाम या बांदी होती है जो अपने मालिक के हर हुक्म को बजा लाती है। वो लड़सती हुई आवाज़ में बोली तो माज ने उसके तंज पर ला पीछी और उसके कामदार दुपट्टे को एक साइड करता हुआ उसके साथ लेट दिया और माज ने उसका घूंघट तक न हटाया, उसे देखने तक दोबारा न किया। तारीफ दे जुमले तो बस अपने मतलब पर ही आया। खदीजा की आंखें